Yes. So infrastructure का meaning होता है all those things which help us to perform our work. Simplest words. Like for example, right now we people are busy in our teaching learning work. So think about all those things which are helping us to perform this work. You have books in your hands, you have notebooks with you, pen is with you, mobile, laptop, me is also having the same type of things with me presently. Okay, we all are in excess of all these things. That is why these things are facilitating our teaching learning work or activity. So otherwise, that means, in other words, what can we say? Ki all those sport services, all those, what can we say, things, all those provisions, all those services which help us to perform our work in a better way, all those things are known as infrastructure. Like for example, in the class, suppose a proper class is going on, there are benches, there is blackboard, chalkboard is there, chalks, duster, dice, tube lights, fans, dustbin, almirah, all these things are there. So what is the utility of all those things? Utility is only this, कि all those things help us to perform our work. एक रूम बना हुआ है, बिल्डिंग बनी हुई है, तो हम सारे काम कर लेते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया कि इन चीज़ों के बिना काम करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है. इट बिकम्स वेरी हार्ड एंड डिफ़िकल्ट टू डू द वर्क इन द एब्सेंस ऑफ ऑल दीज थिंग्स. अब थोड़ा सा और आगे इसको एक्सपेंड कर ले. यू पीपल कम टू स्कूल, ठीक है, आप चाहे पैदल आओ, चाहे यू कम बाय स्कूल बस या प्राइवेट बस, कार, स्कूटर, कोई भी व्हीकल है, ऑटो, कुछ भी आते हो आप, तो किस पे चल के आते हैं? रोड के ऊपर चल के आते हैं. सोचो एक ऐसी सिचुएशन कि स्कूल के आसपास की सारी रोड्स टूटी हुई हैं, ऑल आर ब्रोकन रोड्स, पॉट होल्स है, वहाँ पे चला ही नहीं जाता है, ठीक है. इसका मतलब क्या हुआ? इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर ऑल ऑफ अस टू रीच टू द स्कूल, क्योंकि रोड ठीक नहीं है, ठीक है. अच्छा, और आगे चलिए. इमेजिन ए सिचुएशन, आपको ना कोई बस मिलती है, ना कार है, ना स्कूटर है, ना कोई गाड़ी है, घर भी दूर है, तो फिर पैदल चलते चलते 3-4 घंटे तो आपको स्कूल आने में ही लग जाएंगे. इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट. इसका मतलब हो गया कि ये सारी चीज़ें, ये सारे व्हीकल्स, ये सारी रोड्स, ये सब चीज़ें, ऑल दीज आर हेल्पिंग अस टू डू अवर वर्क. हमारा पर्पस रोड की कंस्ट्रक्शन नहीं है. हमारा पर्पस है, मतलब बीइंग ए स्टूडेंट, अवर पर्पस इज टू कम टू स्कूल फॉर स्टडी रीजन, ठीक है. तो आपकी अल्टीमेट जो डिजायर्ड टारगेट इज टू हैव स्टडीज, टू गेट एजुकेशन इन द स्कूल. But these roads, vehicles, books, copies, all these things help you directly as well as indirectly to get your work of study done properly. ठीक है ना. आप आराम से आओ, आराम से अपना बैठ के पढ़ाई करो, तो ये सब चीज़ें आपको हेल्प कर रही हैं. तो इसी को ही हम बोल देते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर. मीन्स ऑल दोज थिंग्स. इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स ऑल दोज एक्टिविटीज, sports services, provisions or facilities, any word can be used, which help us to perform different kinds of activities in the society. ठीक है. ऐसा नहीं कि काम नहीं होगा, काम होगा इनके बिना भी, बट द स्पीड ऑफ दैट वर्क विल बी वेरी स्लो. उस काम को करने का प्रोसेस बहुत ही कम होगा. वी विल अगेन फाइंड अवर सेल्स इन ए प्रिमिटिव एज. आज के टाइम में ये सब चीज़ें ना हो तो फिर वो ऐसे ही लगेगा कई सेंचुरीज पहले के टाइम में ही हम लोग रह रहे हैं, अगर ये सारी फैसिलिटीज़ ना हो, ठीक है. तो इंफ्रास्ट्रक्चर का मीनिंग है वो सब एक्टिविटीज़, वो सब काम, वो सब स्पोर्ट सर्विसेज और फैसिलिटीज़ और प्रोविजंस विच हेल्प अस टू परफॉर्म अवर गिवन वर्क, गिवन एक्टिविटी नाइसली, थॉरोली एंड टू ए सेटिस्फाइड एक्सटेंट, जिसको करके हमें खुशी भी मिलती है, ठीक है. तो दैट इज कॉल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर. नाउ इन आवर कंट्री, one example has been given in the beginning कि many states are there, but when we compare those states to, all states are not at par with each other. At par मतलब equal नहीं है. In which regard some states are agriculturally advanced states, जैसे example है पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी जो हरियाणा वाली साइड पे लगता है, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश. दीज एरियाज आर एग्रीकल्चरली वेरी डेवलप्ड, एडवांस्ड एरियाज, ठीक है. ऑन द अदर साइड इफ वी सी इंडस्ट्रियली, फ्रॉम द इंडस्ट्रियल व्यू पॉइंट, तो देन दिस गुजरात एंड महाराष्ट्र एज कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ द स्टेट्स. ऐसा नहीं कि बाकियों में नहीं है, बट बाकियों के कंपेरेटिवली दीज स्टेट्स आर परफॉर्मिंग मच बेटर. Similarly, one example of Kerala has been given. तो केरला में this public distribution system, PDS system and education system, they have their
रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स पेड मच अटेंशन टू द डेवलपमेंट ऑफ दीज एस्पेक्ट्स, ठीक है। तो ऐसे वेरियस स्टेट्स हैं, जैसे कर्नाटका का एग्जांपल दिया कि बेंगलोर है, वहाँ पे बेंगलुरु आजकल बोलते हैं, तो वो एक आईटी हब है, सॉफ्टवेयर का एक सेंटर बना हुआ है, ठीक है। तो ऐसे ही हर एक स्टेट का अपना अपना एग्जांपल है, बट ये 3-4 मेजर स्टेट्स देयर एग्जांपल्स हैव बीन गिवन. Why are these states performing much better in their respective fields as compared to rest of the states? Reason is only one, because these states, they have developed the required infrastructure to achieve this desired targets. जैसे अगर केरला है तो वहाँ पर एजुकेशन लिटरेसी रेट ज़्यादा है, तो रीज़न क्या है कि केरला की स्टेट गवर्नमेंट्स ने दे हैव पेड अटेंशन फॉर ऑन दिस एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर. तो एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर में आप सोच के देखो क्या क्या चीज़ें आती हैं. एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूड्स स्कूल बिल्डिंग्स, इट इंक्लूड्स यूनिवर्सिटी बिल्डिंग्स, इट इंक्लूड्स कॉलेज बिल्डिंग्स, प्लस उसके अंदर जो भी सामान चाहिए होता है, बेंचेस, टेबल, चेयर, लाइब्रेरीज, ऑल दीज थिंग्स, है ना, ये सब चाहिए. सिमिलरली ये तो हो गया फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर. अलोंग विद दैट दे हैव पेड अटेंशन टू द प्रोविजन ऑफ रिक्वायर्ड टीचर्स ऑल्सो. टीचर्स चाहिए, प्रोफेसर्स चाहिए, यूनिवर्सिटी में काम करने वाले लोग चाहिए, पढ़ाने वाले लोग चाहिए. दे हैव पेड अटेंशन टू दीज थिंग्स ऑल्सो, ठीक है. तो किसी भी चीज़ को अल्टीमेट उसको जो पाने के लिए उसके पहले जो कुछ भी चाहिए, और ऐसे सिंपल बोल सकते हैं, किसी भी एक डिज़ायर्ड टारगेट तक आने के लिए उसके पहले जो भी सामान चाहिए, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर आउटपुट मतलब एक्टिविटीज़ चाहिए, ऑल दोज नोन एज, दे आर नोन एज इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है. जैसे पंजाब हरियाणा है तो यहाँ पे एग्रीकल्चर इतना डेवलप्ड है, तो उसका रीज़न ये नहीं है कि ओनली फार्मर्स आर वर्किंग हार्ड. वो बेचारे सुबह सुबह उठ के सीड डालते हैं, पानी देते हैं, सब कुछ करते हैं, नो डाउट दे आर डूइंग. बट इन एडिशन टू दैट यहाँ पर एक एक्सपेंसिव इन द सेंस मतलब लार्ज कैनाल सिस्टम है, नहरों का है, यहाँ पे एक नेटवर्क है, ट्यूबवेल्स हैं, लोगों ने लगवाए हैं, ट्यूबवेल्स के लिए अरेंजमेंट किया है, प्लस गवर्नमेंट की ओर से भी वेरियस रिक्वायर्ड फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं. तो ये सारा सिस्टम, ट्रांसपोर्टेशन का अच्छा अरेंजमेंट है, अपने क्रॉप को मार्केट तक लाना, बेचना, ये सारा कुछ काम करना, ये सब चीज़ें हेल्प करती हैं काम को बढ़िया तरीके से करने के लिए. सो दैट इज़ वाई इंफ्रास्ट्रक्चर हैज़ लॉट ऑफ इम्पॉर्टेंस इन द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री. जितने भी वी सी एडवांस्ड कंट्रीज इन द वर्ल्ड, तो दे हैव नॉट बिकम एडवांस्ड इन 1 year or 2 years. They have spent many years to firstly to develop their infrastructure, then to increase their this output, final output, ठीक है. तो final output of anything, all these things that depends upon the provision of better facilities which are required for them. जैसे आजकल हम चाइना का एग्जांपल लेते हैं, तो चाइना ने इतनी ज़्यादा इंडस्ट्रियली एडवांसमेंट कर लिया, तो क्यों किया? बिकॉज दे अट्रैक्टेड फॉरेन इन्वेस्टर्स. तो फॉरेन इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए उन्होंने पहले अपने कंट्री में दे मेड ऑल द अरेंजमेंट्स, सब तरह की चीज़ों की उन्होंने ध्यान दिया कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए. फॉरेनर्स को आके यहाँ पे मनी इन्वेस्ट करके काम करने में दे शुड नॉट फेस एनी डिफिकल्टी, तो दे पेड अटेंशन टू दिस बेसिक थिंग्स, ठीक है. सो ऑल बेसिक थिंग्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर वर्क, दे आर नोन एज इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है. अब ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, आगे एग्जांपल्स दिए हुए हैं, जैसे इसमें हम इंक्लूड कर सकते हैं एवरी टाइप ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर. जैसे ट्रांसपोर्टेशन में आ जाएगा, रोड्स हैं, रेलवेज हैं, वाटर ट्रांसपोर्ट है, या पोर्ट्स हैं, पोर्ट जैसे मुंबई, कोलकाता, ये सब पोर्ट्स हैं. यह उसके बाद आ जाता है जैसे ऑयल से रिलेटेड पाइपलाइंस हैं, तेल आता है, मिनरल ऑयल आता है, ये सारा कुछ है. उसके बाद आ जाता है बैंकिंग फैसिलिटीज़ हैं, आसपास बैंक्स होते हैं, कम्युनिकेशन है, टेलीफोन का, मोबाइल का, ये सब नेटवर्क्स हैं हमारे पास अवेलेबल हैं. या सैनिटेशन फैसिलिटीज़ हैं, प्रॉपर सेफ ड्रिंकिंग वाटर इज़ बीइंग प्रोवाइडेड बाय आवर रिस्पेक्टिव म्यूनसिपैलिटीज़ या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन. स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, हॉस्पिटल्स हैं, ये सारे ही जितनी सब चीज़ें हम अपने आसपास देखते हैं, ऑल दीज कम अंडर द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है. नाउ व्हाट हैपन्स, सम ऑफ दीज थिंग्स दे हेल्प directly in the promotion of economic activities and some things help indirectly, ठीक है. जैसे इसी को हम आगे पहले ले आते हैं, यहाँ ये टाइप्स में ही आ जाएगा, रादर 2 types of infrastructure, मतलब 2 parts में we can understand and divide. One part is known as economic infrastructure, other one is called social infrastructure, ठीक है. economic infrastructure में क्या आता है? एनर्जी के अंदर ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जी, हाइडल एनर्जी, थर्मल एनर्जी, एटॉमिक, सब तरह की. देन ट्रांसपोर्टेशन कवर्स ऑल टाइप्स ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन.
रोडवेज का, रेलवेज का, वाटर का, वाटरवेज, शिप्स, प्लेन्स, एवरीथिंग। एंड देन कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन में आ जाता है ये मोबाइल, टीवी, इंटरनेट, ये सब चीज़ें जो आजकल जैसे हम लोग काम कर रहे हैं तो इंटरनेट की मदद से अभी हमारा काम ये चल रहा है, ठीक है। तो ये कम्युनिकेशन में आ जाता है। तो ऐसे ही सोशल में हेल्थ, हाउसिंग, एजुकेशन। अब क्या है इसका मैं मीनिंग बताती हूँ। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर का मीनिंग होता है दोज थिंग्स, those activities, those facilities which directly help in promoting the economic activities in the country. Directly help, इनका रोल हमें सामने ही दिखाई देता है। यू इमेजिन ए सिचुएशन कि कोई फैक्ट्री है, वहाँ पे मशीनरी लगी हुई है, बढ़िया बिल्कुल एडवांस्ड मशीनरी है, बट उस मशीन को चलाने के लिए पावर सप्लाई चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, वो नहीं है। तो कैन दैट मशीन डू एनी वर्क इन द एब्सेंस ऑफ पावर सप्लाई? काम ही नहीं कर सकती। बिजली नहीं होगी तो काम क्या करेंगे, चाहे कितनी ही बढ़िया हो, ठीक है। सिमिलरली किसी फैक्ट्री के अंदर कोई सामान बना के रखा हुआ है, फिनिश्ड गुड्स आर लाइंग देयर, नाउ दे आर टू बी सेंट इन द सिटी मार्केट। तो वो पड़ा हुआ सामान है, बट कोई ट्रक नहीं है, कोई व्हीकल नहीं है, कोई फोर व्हीलर नहीं है जिस पे रख के वो सामान को लोड करके पहुंचाया जा सके, ठीक है। तो इन द एब्सेंस ऑफ एनी व्हीकल वो क्या हो जाएगा, सामान पड़े का पड़ा है। अब कोई मजदूर थोड़ी कंधों पे चढ़ा चढ़ा के इतना सारा सामान कोई फैक्ट्री बाहर लेके जा सकते, इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो कोई व्हीकल चाहिए। अब इन द एब्सेंस ऑफ व्हीकल काम नहीं हो पाएगा, है ना। तो सिमिलरली कम्युनिकेशन, सो इमेजिन आजकल के टाइम में कोई बिजनेसमैन इज देयर, कोई फैक्ट्री ओनर, कोई भी पर्सन है, अगर उसके पास फ़ोन ना हो, अगर फ़ोन है भी तो नेटवर्क ना हो, तो वो काम नहीं कर सकता, किसी के साथ कांटेक्ट ही नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, व्हाट इज़ द डायरेक्ट मीनिंग ऑफ ऑल दिस, वी दीज थिंग्स डायरेक्टली हेल्प। हमें साफ साफ ही इनका रोल पता चलता है, वी कम टू नो देयर रेलिवेंस, clear cut relevance is visible to all of us कि if these things are missing then it becomes very difficult to perform any of the economic activity, काम करना प्रोडक्शन से रिलेटेड इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट, ठीक है। सो दैट इज वाई इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर इट इज रिलेटेड विद ऑल दीज थिंग्स एंड इट दीज थिंग्स या दिस टाइप ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डायरेक्टली contributes to the flow of production. You may write this line in your book also, it's not given there, you may please note down. It directly contributes to economic activities, yeah, it directly contributes to flow of production, ऐसे भी लिख सकते हैं। क्योंकि बुक में लाइन इज डायरेक्टली स्टार्टेड विद एग्जांपल, तो आपने एग्जांपल से नहीं स्टार्ट करना है। फर्स्टली यू विल राइट कि इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर इज दैट इंफ्रास्ट्रक्चर विच डायरेक्टली contributes to flow of production या directly contributes to economic activities, या it has a direct impact on the economic system. डायरेक्ट इम्पैक्ट, मतलब डायरेक्ट वर्ड शुड कम इन योर डेफिनेशन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एनर्जी, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। इसी में आप ध्यान से अगर सोचें तो सभी तरह की चीज़ें, वट एवर इज रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन, ब्रॉडली ऑल दोज सपोर्ट सर्विसेज कम अंडर दीज थ्री हेडिंग्स, इसी के अंदर ही सारा कुछ आ जाता है। ऑन द अदर साइड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर इज दैट इंफ्रास्ट्रक्चर, यू प्लीज नोट डाउन, विच इनडायरेक्टली हेल्प्स द वर्किंग ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। इनडायरेक्ट, जो उधर डायरेक्टली लिखा है इधर आपने इनडायरेक्टली कर लेना है। इनडायरेक्टली हेल्प्स द इकोनॉमिक सिस्टम, या इट हैज एन इनडायरेक्ट इम्पैक्ट, या इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूट्स टू फ्लो ऑफ प्रोडक्शन। कोई भी एक लाइन इसमें से आप चूज कर लो जो आपको इजी लगे। इनडायरेक्टली हेल्प करता है। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट, means this social infrastructure, why is it is called indirect, its impact is indirect because the people who are social का मतलब होता है society, it comes from the word society. तो society is comprising of what, society comprises human beings, ठीक है ना। हम human beings को मिला के ही society बनती है। फैमिली है, आप मैं हैं, फैमिली है, फिर फैमिली के बाद नेबरहुड है, नेबरहुड के बाद हमारी लोकेलिटी है, लोकेलिटी के बाद अवर सिटी है, सिटी के बाद स्टेट है, कंट्री है। तो ये सारी एक ब्रॉड नेटवर्क है सोसाइटी का, है ना। तो सारे लोगों को मिला के सोसाइटी बनती है। तो वी ऑल पीपल इन द सोसाइटी, हम ही लोग जाके काम करते हैं। आपको याद होगा वी हैव डन 4 सेक्टर्स, एक होता है हाउस होल्ड सेक्टर, एक फर्म्स सेक्टर। तो वी ऑल पीपल एज ए सोसाइटी वी आर कमिंग अंडर
हाउस होल्ड सेक्टर, ठीक है, क्योंकि हम वी आर प्रोवाइडिंग अवर फैक्टर सर्विसेज टू अदर्स। तो सोसाइटी में ये सारे हम जो लोग होते हैं, तो कौन सी चीज़ें हमें अपनी इनकम को बढ़ाने में हेल्प करती हैं? अवर गुड हेल्थ, अच्छी हेल्थ होगी तो ही काम कर सकते हैं। अवर गुड हाउसिंग फैसिलिटीज़, हाउसिंग फैसिलिटी का मतलब है इन द एंड ऑफ एट द एंड ऑफ द डे घर होना चाहिए कि हर एक के पास घर होना चाहिए, सो दैट देयर इन दैट प्लेस वी ऑल पीपल आफ्टर ए टायरिंग डे वी टेक रेस्ट, वी enjoy with our family members, we spend our time, we feel relaxed after a night's sleep, then we again get ready for next day's work। ठीक है ना, वही घर में ही आके हमें जिसको बोलते हैं ना जैसे चैन मिलता है, तो घर होना चाहिए जहाँ पर हम अपने आप को रिलैक्स करते हैं अपनी फैमिली के साथ में, एंड देन वी गेट प्रिपेयर्ड फॉर नेक्स्ट डेज वर्क, तभी खुश होकर उठते हैं और अगले दिन का काम करते हैं ना। तो हाउसिंग फैसिलिटी, देन एजुकेशन, we all people try to obtain more and more education, because all these things they will help us to get a better work and to perform better in the given process of production। ठीक है, ये ह्यूमन बींग्स के साथ रिलेटेड है। अब ये जब हम सारे लोगों के पास व्हेन वी हैव ऑल दीज गुड फैसिलिटीज, ऑटोमेटिकली अवर परफॉर्मेंस इन द वर्क दैट विल बी बेटर। अगर हम हेल्दी हैं, खुश होकर अपना काम कर रहे हैं, ठीक है ना, और अच्छी एजुकेशन है, स्किल है, नॉलेज है, तभी हम अपने वर्क प्लेस के ऊपर जा कर के बढ़िया काम कर सकते हैं। तो इसका मतलब हो गया कि अगर हम इफ़ वी वांट टू इंक्रीज प्रोडक्शन इन दिस सेक्टर इकोनॉमिक डायरेक्टली, इस प्रोडक्शन को इफ़ वी वांट टू इंक्रीज, तो देन उसका मीनिंग है बिहाइंड द कर्टेन वी नीड दैट स्किल्ड मैन पावर, वी नीड ए हेल्दी मैन पावर, वी नीड ए रिलैक्स्ड हैप्पी एंड कंटेंटेड मैन पावर विच कैन डू बेटर वर्क। एम आई राइट और नॉट? ठीक तरह से तभी काम कर सकते हैं ना अगर हमारे पास ये सारी क्वालिटीज़ होंगी, ओनली देन डू वी कैन डू बेटर। तो इसका मतलब हो गया कि काम करने के लिए रॉ मटेरियल, मशीनरी, इक्विपमेंट, ये रोड्स, कम्युनिकेशन, ये चीज़ें तो सामने सामने चाहिए। ऑल दीज आर फिजिकल एस्पेक्ट्स, मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं ये सारे। बट उन मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे काम करने के लिए क्या चाहिए हमें? एक हैप्पी एंड कंटेंटेड लिविंग थिंग्स चाहिए। तो लिविंग थिंग्स का मतलब ह्यूमन बींग्स चाहिए। तो क्योंकि ये पीछे रह के काम करता है, इसका रोल सामने दिखाई नहीं देता। पीछे का मतलब ये नहीं कि इट हैज़ ए सेकेंडरी रोल, it only means कि its role is not as visible as the role of this part is clearly visible to all the people in the society। ये हमें सामने दिख जाता है, आसपास बनी हुई रोड्स हमें दिखती हैं, बिल्डिंग्स हमें दिख जाती हैं, मशीनरी हमें दिख जाती है, कम्युनिकेशन के मीन्स हमें दिख जाते हैं, सब कुछ सामने दिखता है। बट उसका मतलब ये नहीं है कि उन चीज़ों पे काम करने वाले लोग भी उतने ही बढ़िया हैं कि नहीं हैं, वो नहीं पता लगता है। तो वो तब पता चलता है जब हमारे पास ये सारी चीज़ें इतने गुड मैनर, इन ए गुड क्वालिटी वी हैव ऑल दीज थिंग्स। अच्छा, आप एक मिनट ऐसे एग्जांपल, इसको ऐसे सोचो, कोई बहुत बढ़िया बिल्डिंग बनी हुई है यूनिवर्सिटी की या कॉलेज की या स्कूल की, कोई भी लेटेस्ट उसमें इक्विपमेंट है, एसी भी लगे हुए हैं, बढ़िया सिटिंग अरेंजमेंट भी है, सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग इज़ अप टू डेट, बहुत एक्सपेंसिव सब कुछ बना हुआ है। बट इमेजिन ए सिचुएशन कि उस इंस्टीट्यूशन में जो काम करने वाले लोग हैं, टीचर्स हैं या प्रोफेसर्स हैं, दे आर नॉट क्वालिफाइड पीपल, दे आर नॉट ट्रेंड पीपल, दे आर नॉट एक्सपर्ट पीपल, उनको ही नहीं पढ़ाना आता है कि पढ़ाना कैसे है। तो विल देयर बी एनी यूटिलिटी ऑफ ए गुड बिल्डिंग, एक्सपेंसिव बिल्डिंग? from my viewpoint it will be having no utility। चीज़ों का इंफ्रास्ट्रक्चर का होना इज़ वेरी गुड, वेरी गुड, बट उस इंफ्रास्ट्रक्चर के पीछे जो लोग काम करते हैं उनका उससे भी बढ़िया होना मोर इम्पॉर्टेंट, क्योंकि काम अल्टीमेटली लोगों ने करना है ना। तो लोगों की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए ऑल दीज थिंग्स आर वेरी मच रिक्वायर्ड। दैट इज़ वाई इट इज़ सेड कि दीज थिंग्स हैव एन इनडायरेक्ट इम्पैक्ट, दे हैव इनडायरेक्ट रोल। जैसे बोलते हैं डायरेक्टर फिल्म को कर्टेन के पीछे से डायरेक्ट करता है, सामने हमें फ्रंट पे एक्टर्स ही दिखाई देते हैं, तो सेम थिंग इज हियर। सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, बिकॉज इट इज रिलेटेड विद द सोसाइटी, रिलेटेड विद द ह्यूमन बींग्स। ठीक है जी। सो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ दिस इंफ्रास्ट्रक्चर। Here you may get a question, define economic infrastructure, give few examples. Similarly, define this infrastructure social, give few examples. Then you have to define. ठीक, अब है कि नाउ दीज टू कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। ऐसा नहीं कि उनका एक दूसरे के साथ कोई लिंक नहीं है, दे आर टोटली डिफरेंट, ऐसा नहीं है। बोथ दीज आर इंटर रिलेटेड। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स को बनाने वाले लोग कौन है? मजदूर हैं, तो वो किस में आते हैं? वो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में आते हैं।
फ्लाईओवर्स बनते हैं, ब्रिज बनते हैं, बनाने वाले कौन हैं? इंजीनियर्स हैं, वर्कर्स हैं, फिजिकली काम करने वाली लेबर है, वो कहाँ से मिलती है? सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर से मिलती है, ठीक है। ऐसे ही हम सारे जो लोग हैं, स्कूल है, कॉलेज है, हॉस्पिटल्स हैं, घर है, तो इनको जो बनाने के लिए, इनके लिए जो सामान चाहिए वो हमें किस साइड से मिलता है? वो हमें इकोनॉमिक साइड से मिलता है। फैक्ट्रियों में कहीं ना कहीं कोई सीमेंट बना होगा, ईंटें बनी हुई हैं भट्टों के ऊपर, ब्रिक किन्स के ऊपर ईंटें बनी हुई हैं, या हमें एनर्जी मिलती है। तो इन सब चीज़ों की हेल्प से सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है और सोशल की हेल्प से इकोनॉमिक। बोथ मूव हैंड इन हैंड, सेपरेट नहीं है एक दूसरे के, बिल्कुल एक दूसरे के साथ ही चलते हैं, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट है जो इम्पोर्टेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। इसके ऊपर बेटे आप यू कैन राइट डाउन ओनली रीडिंग, ये एज सच नहीं है, बट आई वुड लाइक यू टू रीड दिस पार्ट ऑल्सो, अदरवाइज आई विल एक्सप्लेन इट इन द एंड ऑफ द चैप्टर। पहले मैं मेन काम के ऊपर जोर लगाएंगे, पहले वो मेन करके, इन द मीन टाइम यू कैन रीड इट योर सेल्फ ऑल्सो, वेरी इजी एंड सिंपल एक्सप्लेनेशन, ओनली रीडिंग, ठीक है। उसके बाद आ जाइए, अब नाउ लीव नेक्स्ट पेजेस, नाउ कम टू हेल्थ टॉपिक। आफ्टर 3-4 pages, concept of health is there. Please take out that page. 3-4 pages के बाद है, because in between energy से related explanation is given, so that we don't have to do. Now come to health. Now health meaning is, as I told you in the human capital formation lesson also, what is the definition of health? It is given by World Health Organization, WHO. Full form can be asked, World Health Organization. Now, World Health Organization has defined health as a state of complete physical, mental, and social well-being. ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड इन डिटेल। फिजिकल, बॉडीली, बॉडी वाइज हम लोग फिट होने चाहिए, मेंटली, साइकोलॉजिकली, इमोशनली वी शुड बी इन ए साउंड स्टेट ऑफ हेल्थ, अच्छे होने चाहिए, एंड सोशल वेलबींग मीन्स इन द सोसाइटी वी शुड फील कंटेंटेड, हैप्पीनेस शुड बी देयर अराउंड अस, एंड नॉट मियरली द एब्सेंस ऑफ डिसीज और इनफर्मिटी। इनफर्मिटी का मतलब होता है इनस्टेबल, मतलब एक स्टेबिलिटी ना होना, एक पर्सनैलिटी में स्टेबल एटीट्यूड ना होना, कभी कुछ सोच लेते हैं, कभी कुछ सोच लेते हैं, मतलब एक बात पे टिकते नहीं है जैसे कई लोग, वो नहीं होना चाहिए। एक फर्म मतलब देयर शुड बी एन एबिलिटी टू टेक अ फर्म डिसीजन एंड एबिलिटी टू अबाइड बाय दैट डिसीजन। एक बार जो सोच लिया, ठीक है, अच्छे से समझ के, डिस्कस करके, प्लान करके, फिर उसके ऊपर टिके रहना, मतलब अपनी बात के ऊपर लगे रहना। So that if we come in that situation, we are in a position to take firm decisions. We are so strong that we abide by we stand by our decision कि ठीक है, जो मैंने सोच लिया वो ठीक है, and then there is absence of disease also, मतलब हमें कोई बीमारी भी नहीं है, and physically fit है, mentally fit है, socially fit है, तो then that overall situation is known as a situation of health, and the persons who are residing in that type of situation, that person is called healthy person, ठीक है, जिसके पास ये सारा कुछ है, that person is called healthy person, ठीक। Now then further important points are given there, in a way means they are just describing the state of health, very simple, so let me explain quickly। तो हेल्थ का मीनिंग एक तो यही हो गया कि एब्सेंस ऑफ डिसीज तो है ही है, उसके साथ है टू रियलाइज वंस पोटेंशियल। पोटेंशियल होता है हिडन एबिलिटीज, एक होता है ना हमारी कैपेसिटीज, जैसे हम जो काम कर सकते हैं, एक होता है अंदर से हमारे अंदर वी हैव सम कैपेसिटी, some talent or skill or ability, but that does not get exhibited in normal situations। नॉर्मल रूटीन लाइफ में हमारे अंदर क्या ताकत है वो हमें पता नहीं लगती है, बट वी कैन टेक एग्जांपल, जब कोई इमरजेंसी आती है, जब कोई लाइफ में ऑल ऑफ ए सडन कुछ ऐसा हो जाता है जिसके लिए वी वर नॉट प्रिपेयर्ड, कुछ भी एनीथिंग, ह्यूमन बीइंग्स है, एवरीथिंग हैपेंस इन लाइफ, तो देन कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ भी इन एनी फॉर्म, तो देन क्या होता है, फिर हमें अपना पोटेंशियल पता चलता है, हम वो सारे काम करते हैं जो हमने पहले कभी नहीं किए होते। क्यों? क्योंकि अब हमारे पास नाउ दैट टाइप ऑफ सिचुएशन हैज कम। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, ऐसा नहीं है कि हमारे अंदर वो स्किल नहीं था, दैट टैलेंट वाज मिसिंग, एवरीथिंग वाज देयर, बट वी वर नॉट गेटिंग द अपॉर्चुनिटी, वी डिड नॉट हैव दैट अपॉर्चुनिटी टू शो दोज स्किल्स, उसको बोलते हैं पोटेंशियल, कि हमारे अंदर की ताकत। तो हेल्थ जो है ये हमें, अगर हम हेल्दी हैं तो इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी वी फाइंड अवर सेल्स टू शो अवर कैपेबिलिटी, टू शो अवर स्किल, वी मीन इन ए वे वी कैन से
वी फेस एनी टाइप ऑफ सर्कमस्टांसेस, सीधे सीधे वर्ड्स में हम अपने आप को सॉलिडली वी स्टैंड बाय दैट सिचुएशन, हम उस पर काबू कर लेते हैं। और वेलबींग तो है ही है, यार्ड स्टिक ऑफ वेलबींग का मतलब कि हमारे ठीक होने की जो मेयरमेंट है वो हमारी हेल्थ से पता चलता है। देन होलिस्टिक अप्रोच है। होलिस्टिक प्रोसेस का मतलब होता है कॉम्प्रीहेंसिव, डिटेल्ड। होलिस्टिक वर्ड मीन्स दैट कॉन्सेप्ट विच कवर्स all aspects of personality. So when we are healthy, so then it is not only good for ourselves but for the good for the development of the country, growth, economic growth and economic development of the country. It's required and essential. Then benefits of health, ये पहले भी डिस्कस हो चुके हैं। क्या बेनिफिट्स होते हैं? वी आर इन ए पोजीशन टू अर्न मोर। अच्छे हैं, रोज काम पे जाते हैं, रोज अपना काम करते हैं, अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। देन if we earn good income, good salary, then it is helpful for our family members as well as for the country also. When we generate more income, तो सभी की इनकम को मिला के नेशनल इनकम बनती है, सभी लोग काम करें। तो ये सारा पहले डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। देन गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोवाइड एक्सेसिबल हेल्थ फैसिलिटीज टू ऑल, दिस इज इम्पॉर्टेंट पॉइंट। In junior class you have read about, I think in 7th class social science you have read about public health facilities, है ना? Those facilities which are provided by the government of the country, civil hospitals, dispensaries, ये सारे जो health facilities which are given by, which are provided by the government, ठीक है, उसको बोलते हैं public health facilities और government health facilities. Now no doubt it is the duty of the government, but along with that those health facilities should be accessible to all. Accessible का मतलब है within our reach. जहाँ पर मान लो you are living in whatever locality you are living, हॉस्पिटल तो हैं आपके सिटी में बट आपके घर से बहुत दूर है, कई किलोमीटर तक आपको ट्रेवल करना पड़ता है, ओनली देन यू रीच। दैट मीन्स दैट हॉस्पिटल इज नॉट इन योर एक्सेस। कोई इमरजेंसी आ जाए तो आपको 2 घंटे तो ट्रेवल करने में ही लग जाए हॉस्पिटल के तक जाते जाते, तो इसका मतलब वो आपकी एक्सेस में नहीं है, आपकी इजी रीच के अंदर वो नहीं आ रहा है। तो एक्सेसिबल मतलब जो भी हॉस्पिटल्स हैं, क्लिनिक्स हैं, डॉक्टर्स हैं, वो हमारे विद इन रीच होने चाहिए। मतलब एज अर्ली एज पॉसिबल वी शुड बी इन ए पोजीशन इन केस ऑफ इमरजेंसी टू रीच टू देम। कुछ ज़रूरत पड़े इमरजेंसी तो आसपास डॉक्टर मिलना चाहिए, हॉस्पिटल मिलना चाहिए, उसको बोलते हैं एक्सेसिबल। मीन्स बहुत दूर नहीं होना चाहिए, ये मतलब है इसका। देन पैरामीटर्स ऑफ हेल्थ स्टेटस, इसका मीनिंग होता है कि देयर इज नॉट ए सिंगल पैरामीटर, कोई एक कॉन्सेप्ट नहीं है कि विद द हेल्प ऑफ विच वी कैन डिफाइन द स्टेट ऑफ हेल्थ। मतलब एक चीज़ से नहीं कह सकते कि ये बहुत बढ़िया है, उसके साथ उसमें सो मेनी थिंग्स आर इंक्लूडेड। अब वो कौन सी हैं, ये भी अगेन आपने पहले पढ़ा हुआ है। इफ़ यू रिमेंबर चैप्टर इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, उसमें याद है आपने किया था पैरामीटर्स ऑफ हेल्थ ड्यूरिंग डेमोग्राफिक प्रोफाइल में ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। तो सेम नेम्स आर देयर। तो कौन से पैरामीटर्स होते हैं? पैरामीटर्स मीन स्टैंडर्ड्स, किन चीज़ों को कंसिडर किया जाता है टू स्टडी दिस हेल्थ स्टेटस ऑफ ए कंट्री। वन इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी, expected age of a person at the time of birth. Then infant mortality rate, I hope you know the meaning. Infant mortality means before reaching the age of 1 year, number of children who die, that is called infant mortality rate. Then maternal mortality rate, while giving birth to a baby, the number of deaths of the mothers, that is called maternal mortality rate. Nutritional levels means how much good food, healthy food we are able to have. Then incidence of communicable and non-communicable diseases. Incidence means burden, बर्डन मीन स्कोप, भी कंट्री के अंदर कितनी कम्युनिकेबल जो डिसीजेज हैं या नॉन कम्युनिकेबल है, इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेज, कितनी कंट्री के अंदर अरेंजमेंट है टू कवर अप दीज प्रॉब्लम्स। जैसे अभी की जो प्रॉब्लम चल रही है, तो कंट्री के अंदर जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था, बिगनिंग में ही जब जनवरी से चाइना से सच टाइप ऑफ रिपोर्टिंग स्टार्टेड टू कम कि भी ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हो रही है, तो विद इन दैट टाइम पीरियड अवर गवर्नमेंट ट्राइड इट्स बेस्ट टू मेक ऑल द अरेंजमेंट्स टू चेक द स्प्रेड ऑफ दिस डिसीज। तभी उसके बाद स्टार्ट कर दिए ना, सोशल डिस्टेंसिंग करिए जी, मास्क लगाइए, ये करिए, हाथ धोइए, बार बार टीवी के ऊपर आता था। तो इसका मतलब क्या है, दीज आर द वेज टू चेक, क्योंकि ये एक कम्युनिकेबल डिसीज है, एक दूसरे के टच में आके भी हो जाती है, तो उसके ऊपर कितनी जल्दी हम लोग कवर कर सकते हैं, कितनी जल्दी वी कैन मेक द फैसिलिटीज टू चेक दिस प्रॉब्लम। ऐसे ही नॉन कम्युनिकेबल वो होती है नॉन इन्फेक्शियस, मतलब इंडिविजुअली किसी को बीमारी हो सकती है, कोई भी डिसीज हो सकती है, तो उसके इलाज के लिए क्या अरेंजमेंट्स है, उसकी मेडिकेशन के लिए क्या अरेंजमेंट्स है। तो ऑल दीज थिंग्स, ऑल दीज एस्पेक्ट्स, दे आर कवर्ड अंडर हेल्थ स्टेटस।
मतलब कोई ये नहीं कि लोगों की सिर्फ एज ही बढ़ गई है तो इसका मतलब वो बड़े हेल्दी हो गए, ऐसा नहीं। ऑल दीज थिंग्स आर स्टडीड अंडर हेल्थ स्टेटस ऑफ ए कंट्री। ठीक है, उसके बाद है हेल्दी मैन पावर होगी, ये सिंपल है। हेल्दी मैन पावर मतलब फिट एंड फाइन पीपल always perform better in all fields of life, whether it is their economic field or their personal field of life, घर पे हैं बाहर हैं, तो मैन पावर मतलब लोग जो हैं वो हेल्दी होने चाहिए, बस इसका ये मीनिंग है। देन हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूड्स हॉस्पिटल्स, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज एंड ऑल दीज थिंग्स। इसका मतलब है ये इसमें आ जाता है लिविंग एज वेल एज नॉन लिविंग थिंग्स। मीनिंग इज कि एक तो जो हमें विजिबली सामने दिखाई देता है कि हॉस्पिटल्स कितने हैं कंट्री के अंदर, या क्लिनिक्स कितने हैं, डिस्पेंसरीज कितनी हैं, ठीक है, या मतलब नंबर ऑफ बिल्डिंग्स वी कैन से। फिर ये तो या हॉस्पिटल्स में हाउ मेनी बेड्स आर देयर, कितनी वहाँ पे मशीन्स हैं जो भी डायग्नोस्टिक पर्पजेज के लिए चाहिए, जो भी एक्सरे मशीन है, ईसीजी है, जो भी आगे आजकल तो सो मेनी मशीन्स आर देयर। ठीक है, वो सारा जो भी सामान चाहिए, इक्विपमेंट है, वो सारा तो आ जाता है फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में। बट वो फिजिकल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ ह्यूमन इंफ्रास्ट्रक्चर इज ऑल्सो रिक्वायर्ड, ह्यूमन कैपिटल। अब अपना वो पिछले वाले लेसन का भी आ जाएगा, ह्यूमन इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या आ जाएगा, डॉक्टर्स, एक्सपर्ट डॉक्टर्स, फिर उनके साथ असिस्ट करने के लिए नर्सेज, वो भी होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद पैरामेडिकल स्टाफ। पैरामेडिकल स्टाफ का मीनिंग होता है ऑल दोज पीपल, दोज हु हेल्प द डॉक्टर in the diagnose of the problem, and while during any surgery or operation till the end of the problem, all those people who assist the doctors, they need not to be doctors, they need not to be medically trained people। कभी आपने देखा होगा कोई डॉक्टर ऑपरेट करते हैं, टीवी पे किसी मूवी में ही देखते हैं, तो डॉक्टर्स ऑपरेट करते हैं तो आसपास उनके वार्ड बॉयज होते हैं, या असिस्ट करने के लिए कोई लेडीज होते हैं, या कोई भी सेक्स के लोग हो सकते हैं, कोई सामान पकड़ाने वाले, अब ये सामान पकड़ा दो, अब ये सामान पकड़ा दो, अब ये स्ट्रेचर को आगे ले जाओ, ये कर दो, वो कर दो, मतलब हेल्पिंग हेल्पिंग स्टाफ जिसको बोल सकते हैं। अब वो कोई ज़रूरी नहीं कि वो आप डॉक्टर हो, ये डॉक्टर का काम नहीं है। बट जितने भी जैसे एम्बुलेंस है, लोगों को उस पर स्ट्रेचर पे डाल के लाना, लेके जाना, ये सब जो असिस्टिंग काम करते हैं लोग, वो सारे कहलाते हैं पैरामेडिकल स्टाफ। तो उन लोगों की भी बहुत ज़रूरत है। अब डॉक्टर बेचारा आप ही थोड़ी पेशेंट के घर जाके उसको उठा के लाएगा, कोई और लोग चाहिए। आप ही थोड़ी सारे सामान के अरेंजमेंट करेगा, और लोग चाहिए, वो सारे इसमें आ जाते हैं। सो वो देन फार्मास्यूटिकल का मीनिंग होता है जो मेडिसिन होती हैं, आमतौर पे इसको हम ऐसे बोलते हैं, आपने देखा होगा डॉक्टर्स के हॉस्पिटल्स में या अपने घरों के आसपास केमिस्ट शॉप होती है, फार्मेसी की शॉप्स होती हैं, दवाइयाँ मेडिसिन लेते हैं जहाँ से, आसपास ही होती हैं घरों के। थोड़ा बहुत सिर दर्द हुआ, ये हुआ, जाके ले आते हैं, मेडिसिन ले आते हैं। तो जितने भी केमिस्ट शॉप्स में जो भी मेडिसिन होती हैं, वो सारी की सारी मेडिसिन से रिलेटेड, जहाँ पर वो मेडिसिन बनती हैं, वो इंडस्ट्री को कहा जाता है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। कभी आपने घर पे कोई मेडिसिन पड़ी हो, उसका पूरा जो जिसमें रैप किया होता है, आप देखना उस पर नीचे लिखा होता है, ये कोई ना कोई नाम होता है, ये फार्मास्यूटिकल ये इंडस्ट्री है, या ये इंडस्ट्री कुछ नाम लिखा होता है, कोई ना कोई कंपनी का नाम लिखा होता है जो वो दवाइयाँ बना रही है। तो वो सारी इंडस्ट्री जो है दैट कम्स अंडर मेडिसिन बनाने वाली, ड्रग्स बनाने वाली। यहाँ ड्रग्स का मतलब नेगेटिव सेंस में नहीं है, ड्रग का मतलब एक न्यूट्रल चीज़ है। अगर वो हमारी हेल्थ को इम्प्रूव करने में, हमारी प्रॉब्लम को, डिसीज़ को दूर करने में मदद करता है, तो उसको हम दवाई कह देते हैं, मेडिसिन कह देते हैं। अगर वो दूसरे तरीके से लिया जाता है नेगेटिव वे में, नशे करने के लिए, वो तो फिर उसका नेगेटिव है, मतलब गलत तरीका है उसका, है ना। तो यहाँ पर फार्मास्यूटिकल का मतलब वो ड्रग्स, वो मेडिसिन जो हमारी हेल्थ के लिए रिक्वायर्ड है, डॉक्टर्स जिनको प्रिस्क्राइब करते हैं और हम लोग उनको कंज्यूम करते हैं, वो सारा। तो ये सारा कुछ जो आता है, ये सारा कुछ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आता है। तो फिर उसके बाद लास्ट पॉइंट क्या है कि जो हेल्थ में इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट है, दैट इज नॉट ओनली डन बाय द गवर्नमेंट, रादर दैट इज ऑल्सो डन बाय प्राइवेट सेक्टर पीपल। आई थिंक मोर देन गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री, प्राइवेट सेक्टर पीपल रादर दे आर इन्वेस्टिंग मोर। मीनिंग ये है, आप अपने आसपास देखो, आपको उतने सिविल हॉस्पिटल नहीं दिखाई देंगे, आपको गवर्नमेंट डॉक्टर नहीं दिखाई देंगे जितने आपको प्राइवेट क्लिनिक्स दिखेंगे, प्राइवेट हॉस्पिटल्स दिखेंगे, प्राइवेट लैब्स दिखेंगी जहाँ पे हम टेस्ट करवा लेते हैं, उतनी गवर्नमेंट के फील्ड में नहीं होती है ना। तो प्राइवेट सेक्टर के जो लोग हैं, वो अपनी हेल्थ वाले साइड पे वो ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसको हम ऐसे एग्जांपल लेते हैं, एज वी से एजुकेशन के फील्ड में नंबर ऑफ प्राइवेट स्कूल्स इज मच मोर देन गवर्नमेंट स्कूल्स, number of private institutions is much more than those of government institution. Similarly, number of private hospitals and or
दिस डॉक्टर्स दैट इज़ मच मोर देन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स एंड गवर्नमेंट क्लिनिक्स, उसके बजाय कहीं ज़्यादा है हमारे आसपास दिखता है हमें, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट अदरवाइज इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, बट in our country there is privatization of hospitals, there is privatization of health services, तो प्राइवेट सेक्टर का रोल ज़्यादा है हमारे कंट्री में एज कम्पेयर टू गवर्नमेंट सेक्टर, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द दिस इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड हेल्थ। तो आज के लिए आपने इतना ही पढ़ना है, ठीक है जी। इतने पॉइंट्स को ध्यान से आपने रीड करना है, एंड प्लस रीड द दिस इम्पॉर्टेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। ईजी है, नहीं क्लियर होगा बाद में मैं एंड में आप उसको डिस्कस करेंगे, ठीक। सो टुमारो वी विल डिस्कस, टुमारो मीन्स मंडे को, हेल्थ स्टेटस आफ्टर इंडिपेंडेंस, then next of the things will be discussed, ठीक है। because अभी time is almost over, it won't be able, I won't be able to even start the explanation। तो हेल्थ स्टेटस चलो जब तक चलता है, बीच में बंद हो गई तो दैट मीन्स मीटिंग इज ओवर, ठीक है। तो हेल्थ स्टेटस आफ्टर इंडिपेंडेंस का मतलब है कि ड्यूरिंग ब्रिटिश टाइम ब्रिटिश गवर्नमेंट, colonial government did not pay much attention to the problems of the people. Whatever they do, whatever they did, that was for mainly for their own purposes, अपने लिए ही किया था। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस अब हमारे कंट्री में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू मेक प्रोविजंस ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज टू ऑल द पीपल इन द कंट्री, ठीक है। तो अब यूनियन गवर्नमेंट, 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट आर देयर, आपको पता ही है, यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट, ठीक है।